अनरिलेटेड चैप्टर बाकी सारी दुनिया से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सिंपल सा चैप्टर है। बहुत इसका तो सीधा सीधा हिसाब है, थोड़े से फॉर्मूले याद कर लो और सवालों के जवाब निकल जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे यही है कि बाकी कोई भी चैप्टर अगर आपको ना आता हो ना, एक भी नहीं आता हो, तो भी उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हालांकि आपको आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो भाई क्या है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में? पहला सवाल जो हम देखते हैं वो एक बात के ऊपर डिपेंडेंट है, थोड़ी सी थ्योरी हल्की सी। तो देखो एक बात समझ लो, अगर एक यहां पे प्लेन मिरर है, ठीक है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट है और यहां पे इमेज है, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा हल्की सी थ्योरी जानते हैं। तो प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है? पहली बात तो दो शब्द है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट और इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? इंसिडेंट रेज जहां पे मीट करती है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज जहां पे मीट करती है उनको, उस पॉइंट को इमेज बोलते हैं। ठीक है, प्लीज नोट, ऑब्जेक्ट और इमेज कोई फिजिकल पॉइंट्स नहीं है कि तुम ऑब्जेक्ट हो तुम वहां जाओ, तुम इमेज हो तुम वहां जाओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज मतलब हो भी दुनिया में एक्चुअली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे अगर इरेगुलर सरफेस होता और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट अलग चीज होती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट अलग चीज होती है। तो यहाँ पे एक फिजिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से एक रे यहाँ से टकराई वो इधर चली गई, इधर टकराई उधर चली गई, उधर से टकराई उधर चली गई, तो ये सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग रही है। लेकिन अगर बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया सा प्लेन सरफेस होता तो उस केस में क्या होता कि यहाँ से रेस गई और उस केस में जो यहाँ से टकराई वो सीधी वापस आ गई, जो यहाँ से टकराई वो इधर गई, जो यहाँ टकराई वो इधर गई, जो यहाँ टकराई वो इधर गई। और इसका मतलब ये इधर से जब कोई अगर यहाँ टकराई तो वो इधर चली गई। तो यहाँ से देखने में जब देखोगे तो ये अगर आंख है मान लो, हेलो, हाँ, तो अगर ये आंख यहाँ पर है तो अगर इस आंख के हिसाब से देखा जाएगा तो सारी की सारी रेज बेसिकली इस पॉइंट से आती हुई नजर आ रही है। तो उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो एक बल्ब है, यहाँ से सीधे लाइट आ रही है, एक बल्ब वहां भी है जहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली उसको दो बल्ब नजर आएंगे। होता भी है, एक प्लेन मिरर है, या यहाँ पे एक बल्ब है और एक पीछे मिरर और है, जो अगर ऐसे आप देखोगे तो आपको ये बल्ब भी दिखेगा और इसके अंदर उसकी इमेज भी दिखेगी। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज बिफोर इंसिडेंस, इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज आफ्टर इंसिडेंस। समझ में आई बात ये? अच्छा, अब इसमें क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट और इमेज रिलेटिव क्वांटिटीज होती हैं। कहने का मतलब देखो ध्यान से इधर देखो, जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर यहाँ पे लेंस है, पता नहीं क्या होता है लेंस, एक लेंस है, पता है कि लेंस क्या होता है? अच्छा पता है, ठीक है, ये लेंस है और मान लो यहाँ पे प्ले मिरर है। अब देखो इसमें क्या होता है, अक्सर जो एक आध जो छोटी छोटी गलतियां का स्कोप है वो बता दूं मैं आपको। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई ऑब्जेक्ट और इमेज में एक और टर्म आता है रियल और वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, और रियल इमेज क्या होती है? जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है। मतलब अगर लाइट जो जा रही थी वो अगर वाकई इंटरसेक्ट कर गई तो रियल ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी है, और अगर लाइट को हमें प्रोड्यूस करना पड़ा रेज को तो उस केस में वो वर्चुअल। ये वाली बात गलत है, एक्चुअली हमेशा सही नहीं होती। जैसे अगर मैं कहता हूं कि भाई अगर ये लेंस है और ये मिरर है और एक रे जो थी वो यहां से जा रही थी और वो ऐसे जाके इधर टकराई। अब ध्यान से देखो, इधर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और फिर ये रे इधर चली गई वापस लौट के, तो इसकी यहां पे इमेज बन गई। ये पॉइंट सी है, ये 1 है और ये 2 है। पहली बात, ए जो है वो 1 के लिए क्या है? चूंकि वहां पे इंसिडेंट रेज, उसकी इंसिडेंट रेज वहां मीट करे तो ऑब्जेक्ट है, और एक्चुअली थी रियल ऑब्जेक्ट है। ये इसके लिए क्या है? इमेज। पर यही इसके लिए क्या है? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रेज सही में मीट कर रही हैं, और ये इसके लिए क्या है? इमेज, वर्चुअल इमेज, क्योंकि रेज को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। पर एक्चुअली ये वाला जो डेफिनेशन है ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। अभी बता रहा हूं कैसे। अच्छा, बस मुझे ये बात बता लो, ये जो सी है वो ए के 1 के लिए क्या है? सी जो है वो 1 के लिए क्या है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो इसकी रेज बिफोर इंसिडेंस ना रेज आफ्टर इंसिडेंस ही मीट कर रही है। ठीक है, ऐसे ही ए 2 के लिए क्या है? कुछ नहीं। ए जो है वो 2 के लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही वाली बात? अच्छा, अब क्या होता है, अब अगर मान लो एक नया केस लेता हूं मैं,
से यही है, वही ऑब्जेक्ट, वही लेंस और वही रेज इमेज बनने वाली थी यहीं पे, और किसी ने मिरर बीच में लाके रख दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो यहीं रिफ्लेक्ट होके और यहाँ बना दी उसने। अब ये है ए, ये है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है। तो A1 के लिए क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। B1 के लिए क्या है, अब यहां पे तो एक्चुअली बीच में स्क्रीन आ गई, तो B1 के लिए क्या है, B जो है वो 1 के लिए कुछ है कि नहीं है। अच्छा, रे डायग्राम में रे एरोज हमेशा बनाना, तो B जो है वो 1 के लिए क्या है, इमेज है। रियल है वर्चुअल, रियल है, बस यही गलती होती है, रियल है। क्यों वर्चुअल, तो हम लोग इसलिए कह रहे हैं, क्या तुमने इसलिए कहा सर वो प्रोड्यूस करना पड़ा ना, वो एक्चुअली मीट करती है या प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, वो वाली जो चीज होती है ना, वो से तब होती है जब हम एक एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं। जब एक से ज्यादा एलिमेंट होता है ना, हमको ये देखना पड़ता है कि भाई उसने क्या किया। भाई सीधी सी बात है, अगर पहले इसी ऑब्जेक्ट की यही वाला लेंस रियल में बना रहा था, तो अब यही ऑब्जेक्ट उसी जगह रखा हुआ है, लेंस ही उसी जगह रखा हुआ है, वही वाला लेंस है, वही वाला ऑब्जेक्ट है, तो अभी भी तो रियल इमेज ही बनाएगा। अब अचानक कैसे वर्चुअल हो जाएगी, अब वो तो किसी ने बीच में मिरर ला के रख दिया, तो आपको लग रहा है कि वर्चुअल है, पर ये एक्चुअली रियल इमेज है, ठीक है। हालांकि यही पॉइंट इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट इसके मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये पॉइंट मिरर के लिए रियल इमेज है। समझ में आ रही बात, बस यही एक गलती हो सकती है, बाकी तो सवाल अपना जो रूल है ना कि एक्चुअली है तो रियल और वैसे है तो वर्चुअल, वो वाली बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है। समझ में आई वाली बात। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात प्लेन मिरर को लेके, और वो ये होती है कि ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाले लाइन को प्लेन मिरर हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाले लाइन को प्लेन मिरर हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। समझ में आ गई वाली बात। अच्छा, तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये वाली बात लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, प्लेन मिरर ऑलवेज परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो अगला सवाल है ये, क्या हो गया इसके अंदर। भाई सिंपल सी बात यहां पे ये होती है कि अगर एक प्लेन मिरर इधर है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, उसकी एक वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी इधर है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो प्लेन मिरर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो इमेज यहां कहीं होगी। अब इसकी वेलोसिटी अगर इधर है तो इसकी वेलोसिटी भी इधर ही है, और इसकी वेलोसिटी अगर इधर है तो इसकी वेलोसिटी भी इधर ही है। मुद्दे की बात यहां पे ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल टू मिरर कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का पैरेलल कंपोनेंट, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस एम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसकी वेलोसिटी भी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है तो वो उल्टी हो जाएगी बस, ठीक है। और इस बात को यूज करते हुए अब ये सवाल देखते हैं अगला वाला, क्या कह रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर इज वर्टिकल, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकल प्लेन व्हिच इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड, angular projection is 60 degree, the point of projection is at a distance 5 meter from the mirror. The particle moves towards the mirror. Just before the particle touches the mirror, the velocity of approach of the particle and its images. क्या पूछा हुआ है, ये मिरर है, ठीक है, ये 5 मीटर की दूरी है, और यहां से पार्टिकल था, उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ थी, 60 डिग्री एंगल है, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड दी ना, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, ठीक है। और ये ऐसे उड़ता हुआ जा रहा था, वो कह रहा है जब ये इसको जस्ट टच करने वाला है, तो टच करने से जस्ट पहले क्या पूछा हुआ इसने, जस्ट बिफोर द पार्टिकल टचेस द मिरर द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ पार्टिकल एंड इट्स इमेजेस। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, टकराने से जस्ट पहले इसकी कोई, देखो एक बात है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा tan cos 60 रहने वाली है, तो यानी कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा ही 5 है, तो इसका मतलब इमेज की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा ही 5 रहने वाली है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ था तो इमेज यहाँ थी, फिर ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका तो इमेज ऐसे फेंकी, और वो यहाँ आकर टकराएगी। टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी 5 इधर और उसकी वेलोसिटी 5 उधर, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी रही होगी, इसकी भी रही होगी, तो वर्टिकल से हमें करना क्या है यार, उन्होंने क्या पूछा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो तो दोनों का सेम ही आएगा जो भी आएगा,
और इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा। अरे एक 5 से जा रहा है, दूसरा भी तो 5 से जा रहा है। ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 10। तो आंसर क्या है? ए। समझ में आया कि नहीं आया? आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ray of sunlight enters a spherical water droplet at an angle of 53 degree measured with respect to the normal of the surface. It is reflected from the back surface droplet and re-enters into the air, the angle between the incoming outgoing wave. हाँ भाई, क्या दिक्कत है इसके अंदर? यहां पे हम लोग जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है? रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। रिफ्रैक्शन के केस में यहां से ऐसे आया, इधर से इधर चला गया, और लाइक कैसी खींच गई यार, एक मिनट। तो अगर रे यहां से यहां आई, यहां से इधर चली गई, ये क्या है? आई, ये क्या है? आर। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो हम क्या कह सकते हैं? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। कह सकते हैं क्या? ठीक है, अब ये तो इन जनरल होता है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि एक स्फीयर था, स्फेरिकल ड्रॉपलेट थी। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट, इसका व्यू दे रखा है 4/3 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री। तो 53 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल से एंगल 53 डिग्री बनाते हुए एक रे घुस गई, और फिर वो यहां से घुसी तो यहां गई। ठीक है, और यहां पे तो ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होकर फिर वो यहां से यहां आई, और फिर ये वाला ये यहां का नॉर्मल ऐसा हो गया, तो उसके बाद ये फिर किसी एंगल पे वहां से बाहर आ गई। और ये वाला एंगल पूछा हुआ है, क्या पूछा है? एंगल डेविएशन पूछा, क्या पूछा है? द एंगल बिटवीन द इनकमिंग आउटगोइंग रेज। हाँ, तो इसका और इसके बीच का एंगल पूछा हुआ है, निकाल लेते हैं। क्या करोगे? तो अगर ये 53 डिग्री है तो हम लोग ये जो नॉर्मल है ना, तो ये आर निकाल सकते हैं। कितना आएगा ये आर? तो हम ये कह सकते हैं तो ये 1 इंटू साइन 53 इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर। ये बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है? आ रही है। 1 इंटू साइन 53 इज इक्वल टू 4/3 इंटू साइन आर। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है भाई? ये 4, ये 3 और ये 5 वाला ट्रायंगल, तो ये हो गया 53, तो साइन 53 हो गया 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4/5, 4 से कट गया 4, और साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई? साइन आर की वैल्यू आ गई 3/5। इसका मतलब ये एक्चुअली 53 है तो वो 37 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये 37 है तो ये भी 37 ही है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों बेस एंगल आपस में बराबर आएंगे। और ये 37 है तो ये भी 37 है। क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, I इक्वल टू आर। ठीक है क्या? और अगर ये 37 है तो फिर ये भी 37 ही आएगा। क्यों? अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये 37 है तो फिर से वही सेंसर लगा के ये 53 आएगा। ठीक है क्या? अब पूछा ये कि नेट डेविएशन कितना आया, या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना है। तो ये सिंपल सी बात है, हर बार डेविएशन निकाले करके देख लो। 3 केस हुए हैं, एक बार यहाँ डेविएशन आया, फिर एक बार यहाँ डेविएशन आया, और फिर एक बार यहाँ डेविएशन आया। तो डेविएशन क्या होते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन वाले केस में डेविएशन कितना आता है? रिफ्रैक्शन वाले केस में Δ1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये जा रहा था इधर, चला गया इधर, तो टोटल एंगल कितना? 53 में से ये वाला कितना आया? ये वाला एंगल है 37, तो ये आ गया 53 - 37 क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर यहाँ पर Δ2, रिफ्लेक्शन के केस में डेविएशन हमेशा पाई - 2i होता है, या 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 37। ये और जा रहा था इधर, चला गया इधर, तो ये भी क्लॉकवाइज आया। और Δ3 क्या हो जाएगा? Δ3 ये जा रहा था इधर, ये थोड़ा फैल गया, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गया, तो ये आर की वैल्यू बढ़ गई। और इसका मतलब ये अब ये जा रहा था इधर और चला गया उधर, तो बेसिकली है तो ये क्लॉकवाइज ही, पर है कितना? 53 - 37। भाई जा रहा था इधर, चला गया उधर, तो ये वाला एंगल तो 37 है,
और ये वाला ये टोटल 53 है, तो ये 53 माइनस 37 चला गया, तो ये आ गया 53 माइनस 37 क्लॉकवाइज फिर से। अब क्या करना है, सबको ऐड कर दो नेट डेविएशन। तो नेट डेविएशन निकाला, डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 माइनस 37 कितना होता है, 53 माइनस 37 26 तो नहीं होता, 26 होता है क्या, 16 होगा, 16। हाँ तो 16 और 16 32 तो यहाँ आ गया, ठीक है। और 180 माइनस ट्वाइस और 37 का मतलब हो गया 74, ठीक है, और प्लस 32, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, टोटल 138 आ रहा है, 138 आ रहा है, ठीक है, सी सही। समझ आ गई वाली बात। अच्छा, तो इनफैक्ट अपने डेविएशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, दो ही होते हैं, एक बार इसमें होता है रिफ्रैक्शन में डेविएशन होता है, और एक बार रिफ्लेक्शन में होता है, तो वो चीज़ अपन ने यहाँ पर देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ये, रे ऑफ लाइट मूविंग अलोंग दी यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप। एक मिनट देख लो ना भैया, एक मिनट देख लेते हैं। ये मान लो आई कैप है और ये जे कैप है, तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप का मतलब हो गया ऐसा कुछ, तो ये 1 और ये 2, तो ये जो एंगल आ गया अपना थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा जो भी निकाल लेंगे। अंडरगोज रिफ्रैक्शन एट एन इंटरफेस ऑफ टू मीडिया विच इज द एक्स-जेड प्लेन, तो ये एक्स है और जेड बाहर है, तो ये वाला प्लेन हो गया, और ये नॉर्मल आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर y ग्रेटर देन 0 इज 2, ऊपर का म्यू दे रखा है 2, एंड फॉर नीचे इज √5/2, तो नीचे का म्यू दे रखा है √5/2, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो यहाँ कहीं जाएगी, और ये अगर एंगल r है तो अपने को ये वाला यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे, वही स्नेसा लगा लेते हैं। तो μ1 हो गया 2, और साइन आई की वैल्यू कितनी आई, तो साइन आई की वैल्यू आ गई 1/√5 लिख दो क्या भाई, ये 2 है, तो भाई tan थीटा की वैल्यू 1:2 आ रही है, तो ये आ जाएगा √5, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू 1, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 आ गई, तो ये आ गया 1/√5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√5 इज इक्वल टू, ये तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 कितना हो गया √5/2 इंटू साइन आर, ये आर है, ठीक है ना। तो अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 आ गई, तो इसी बात पे कॉस आर की वैल्यू क्या आ गई, वो 3/5 आ गई। नहीं आया समझ में, ट्रिग्नोमेट्री आती है कितनी। अच्छा, अब क्या पूछा है, ऐसा यूनिट पूछी, इसका यूनिट वेक्टर पूछा है, यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर पता है इसकी लंबाई तो 1 है, तो 1 कॉस आर माइनस जे कैप और 1 साइन आर माइनस आई कैप, ठीक है। तो -1 साइन आर हो गया 4/5 आई कैप, और -1 कॉस आर हो गया 3/5 जे कैप। तो बस कितना आ गया, -4 आई कैप -3 जे कैप, यही आ गया, ऑप्शन बी आ जाएगा। समझ में आई वाली बात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्टिकल पेंसिल रेज कम फ्रॉम बॉटम ऑफ अ टैंक फिल्ड। थोड़ा सा फ्लूइड का सवाल, हल्का सा, जैसा कि इनको आदत है थोड़े सवाल इधर उधर के पूछने की। क्या हो गया भाई, फ्लूइड है, तो अगर एक फ्लूइड इस तरीके से होता है, जैसे कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, अगर आप इसको ऐसे एक्सेलरेट करते हो तो लिक्विड कुछ एंगल बनाता है यहाँ पे थीटा। क्या आपको पता है वो एंगल tan थीटा की वैल्यू a/g के बराबर आती है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू tan थीटा पर a/g आ जाती है। अच्छा, वो यहाँ पे a की वैल्यू 7/5 डालोगे, g की वैल्यू 10 डालोगे, तो ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चला हमको tan थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स a/g, tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अगर यहाँ नीचे से एक रे आई, नीचे से आई थी ना, हाँ नीचे से एक रे आई, और ये यहाँ का नॉर्मल हो गया, और इस रे को टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होना है, ठीक है, TIR होना उसका। TIR कब होता है, TIR तब होता है भाई, सीधी सी बात ये TIR के बारे में कि अगर एक रे ऐसे एक ये नॉर्मल है, अगर एक मैं रे ऐसे डालूं डेंसर मीडिया से,
तो रे रेयर मीडियम में नॉर्मल से थोड़ा और दूर हो जाती है, ऐसे हो गई। फिर और टेढ़ी डाली तो ऐसे हो गई। फिर एक ऐसे एंगल पर डाली तो यहाँ 90 डिग्री पे चली गई मान लो। अब सीधी सी बात है, इससे ज़्यादा ये वाला जो एंगल हो गया, ये हो गया क्रिटिकल एंगल। इससे ज़्यादा एंगल से अगर मैंने डाला तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितनी लाइट आएगी सारी की सारी अंदर ही जाएगी वापस घूम के। तो टोटल इंटरनल मतलब अंदर चली गई, और रिफ्लेक्शन इसलिए क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, अब अपने को लिमिटिंग केस देखना होता है तो हम हमेशा क्रिटिकल एंगल वाला देखते हैं कि भाई 90 डिग्री पे चला जाए। तब क्या हुआ, ये रे यहाँ से आई और वो 90 डिग्री पे चली जाए, अपन वो वाला केस लेके चल रहे हैं। तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, और ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे इधर आ रही थी, ये वाला हो जाएगा एंगल, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अब ध्यान से देखो, अगर ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा है। यानी कि लिमिटिंग केस क्या हो गया? लिमिटिंग केस ये हो गया कि tan थीटा तो a बाई जी आ रहा था, tan थीटा तो 3/4 आ रहा था, और ये 5 बन जाएगा। साइन थीटा चाहिए हमको, साइन थीटा की वैल्यू ये इसका म्यू कितना दे रखा है? अच्छा, वही म्यू ही निकालना है, तो म्यू इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा? 3/5 इज इक्वल टू बाहर 1 इंटू साइन 91, यानी कि म्यू की वैल्यू जो है वो इस केस में 5/3 आनी चाहिए। अब 5/3 तो लिमिटिंग केस हुआ, ठीक है, उससे ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो स्लाइटली ग्रेटर के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम कैसे पता करेंगे कि स्लाइटली ग्रेटर ही आनी चाहिए? वो स्लाइटली ग्रेटर का वो इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल है वो इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। अभी जो क्रिटिकल एंगल है उससे क्रिटिकल एंगल थोड़ा छोटा होगा, तभी तो वो रे पूछा क्या है, तभी तो हाँ, तभी तो वो रे रिफ्लेक्ट होगी अंदर अंदर पूरी तरीके से। जब भी आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी है तो उस केस में रिफ्लेक्शन होना है। क्रिटिकल एंगल होता क्या है? वो होता है साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। म्यू रेयरर तो यहाँ पे 1 है ही सही, और म्यू डेंसर यहाँ म्यू डेंसर आ रहा 5/3। तो अगर म्यू डेंसर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्रिटिकल एंगल छोटा हो जाएगा। अभी जो एंगल है थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उससे छोटा चाहिए मुझे क्रिटिकल एंगल ताकि टीआर हो जाए। ठीक है, जो थीटा की वैल्यू है, जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो टीआर होगा, या क्रिटिकल एंगल उससे छोटा चाहिए उस एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो आई से छोटा होगा क्रिटिकल एंगल तभी तो टीआर होगा। तो क्रिटिकल एंगल छोटा करना है तो हमने डेंसर मीडिया का म्यू बढ़ा दिया, यानी कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन 5/3, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। समझ आ गई बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आता है, वो होता है कि भाई कैसे हम लोग इसमें a fish is near the center of a spherical water, a filled fish bowl, child stands, ठीक है, ये है कर्व सर्फेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। फॉर्मूला घोट लो भाई, क्या होता है? वो होता है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ठीक है, अच्छा इसमें यू वी और आर, यू क्या है? यू वी और आर, यू क्या है बोलो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, जो भी ओरिजिन है। वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीनों गलत। यू वी एंड आर जो होते हैं, जैसे अगर ये कर्व सरफेस है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है? यू ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, मान लो इमेज यहां बन रही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कुछ है, तो हम ये कह सकते हैं यू, अगर ये पोल है, पहली बात तो साइन कन्वेंशन ये कहता है, सुनो ध्यान से, ये बात पता चल जाएगी ना, अगर ये फॉर्मूला भी लगाना आ गया तो बहुत सारे काम हो जाएंगे एक साथ। पहली बात साइन कन्वेंशन, हम लोग ये इस इंटरफेस वाले के सरफेस पे किसी एक पॉइंट को पोल मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं, और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो रे इधर से इधर जा रही है,
तो ये पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट उधर रखा है तो रे इधर से इधर आ रही है तो ये पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है। वैसे जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट इधर रखा हो तो रे पॉजिटिव इधर ही हो, ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे था तो इसमें रे लेफ्ट से राइट जा रही है तो राइट वर्ड्स को भी पॉजिटिव माना जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज को पॉजिटिव मानते हैं। U क्या है? U इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। V इज द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। सिंपल सी बात है, अगर आप कह रहे हो कि U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो आपने कभी इसको सॉल्व किया होगा तो आपने कभी U और V की वैल्यू नेगेटिव भी डाली होगी यार। अगर आपने वैल्यूज नेगेटिव डाली हैं, R की वैल्यू भी अगर आपने नेगेटिव डाली है तो इसका मतलब R रेडियस का कर्वेचर नहीं है, तो नेगेटिव कैसे डालोगे? U भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, V इमेज डिस्टेंस नहीं है, नहीं तो नेगेटिव कैसे डालोगे? U is the position coordinate of object with respect to pole. V is the position coordinate of image with respect to pole, and R is the position coordinate of the center of curvature with respect to pole. ठीक है, जैसे इसमें इधर की तरफ कर्व्ड है तो सेंटर कर्वेचर इधर होगा, तो अगर रेज इधर की तरफ आ रही है तो R पॉजिटिव आएगा। अगर ये यहीं पे ये ऐसे कर्व्ड होता तो सेंटर कर्वेचर उधर आता, तो रे इधर आती तो उसकी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आता। समझ में आई वाली बात? तो ये U, V और R। अच्छा, μ1 क्या है? कई बार बच्चे समझते हैं μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट लाइज एंड μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इमेज लाइज। गलत है। μ1 and μ2, μ1 is the refractive index of the medium in which incident rays lie and μ2 is the refractive index of the medium in which refracted rays lie। ठीक है, अगर अंदर मछली है और बाहर बच्चा है, चलो सवाल देखते हैं तो उस हिसाब से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं उसको। क्या दिया हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर यह दिया हुआ है कि अ फिश इज नियर द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल वाटर फिल्ड म्यू इक्वल टू 4/3 बाउल, फिश बाउल। ठीक है भाई, ऐसे पानी भरा है, म्यू की वैल्यू 4/3 है। चिड़िया कहाँ है? अ चाइल्ड स्टैंड्स इन एयर एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोल। तो सेंटर ऑफ द बोल ये है, वहां से 2r के डिस्टेंस पे बच्चा खड़ा है। ये रहा बच्चा, यहां से r डिस्टेंस पे, सेंटर से 2r, यहां से r। ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोल। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वुड द चाइल्ड नोज अपीयर टू द फिश सिचुएटेड एट द सेंटर। मछली यहां पर है, ये फिश और ये चाइल्ड, या नोज कह रहे थे। चलो, वो कह रहा मछली को बच्चे की नोज कहां नजर आएगी? क्या पूछ रहा है वो? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वुड द चाइल्ड नोज अपीयर टू द फिश सिचुएटेड एट द सेंटर। तो मछली को बच्चे की नाक देखनी है, बच्चा मछली को नहीं देख रहा है। देख जरूर बच्चा मछली को रहा है, पर हमें यह पता करना है कि मछली को बच्चा कहां नजर आया। तो सिंपल सी बात है कि पहली बात तो ये बताओ, रेज कहां से जा रही है? बच्चे से मछली पे या मछली से बच्चे पे? बच्चे से मछली पे। जब हम कोई चीज देखते हैं तो वहां से रेज हमारी आंखों में घुसती है, हमारी आंखों से कोई ज्ञान प्रकाश नहीं निकलता। वो जब बोलते ना आंखों की रोशनी चली गई, वो मजाक होता है, वो गलत है। ठीक है, सड़क कहां जा रही है? सड़क तो कहीं नहीं जा रही, आपको जाना जाओ, वैसे ही गलत है ये। ठीक है, वो कहते ना, वो कोई जैसे मान लो कि कोई किसी को दिखना बंद हो जाता है ना, इनकी आंखों की ज्योति चली गई, पिक्चर में बोलते हैं, वैसे असली में कौन बोलता है ऐसा पता नहीं। ठीक है, तो आंखों में से ऐसा कोई ऐसा नहीं कि अपने आंखें खोली और एकदम से बिल्कुल एक्समैन टाइप की रोशनी दिखी, आंखों से सब दिखने लग गया। आंखों के अंदर जब रेज घुसती है तो हमें चीजें नजर आती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? रेज जो है वो मछली से, ये बच्चे से मछली पे जा रही है, मछली से बच्चे पे जा रही है। हम बच्चे से मछली पे आ रही है, फिर बोल रहा मछली से बच्चे। अरे मछली देख रही है ना बच्चे की नाक को, देख कौन रहा है? ऑब्जर्वर कौन है? मछली है बच्चा? मछली। और दिख कौन रहा है? नाक है मछली? नाक दिख रही है। तो रेज कहां से आ रही है? नाक से मछली, मछली से नाक, नाक से मछली, यानी कि राइट वर्ड पॉजिटिव भाई साहब। समझ में आई बात? अच्छा, लगा लो फॉर्मूला। अब यहां पे लगाएंगे हम लोग म्यू, ये वाला लगाते हैं। μ2 क्या है यहाँ पे? 1 या 4/3? अब ये मत करना, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कहाँ इमेज कहाँ लाई कर रही है। गलत है, इमेज कहाँ लाई कर रही है इस बात से कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रेज जहां जिस मीडियम में है वो μ1 है, और रिफ्रैक्टेड रेज जिस मीडियम में है वो μ2 है। तो μ2 क्या आ जाएगा इस केस में? जैसे यहाँ इस सरफेस की बात करें तो 4/3 बाय v, वही तो पता करना है इमेज कहाँ है, इज माइनस μ1 क्या है? 1,
और u क्या है, इंसिडेंट रेज इधर की तरफ जा रही है, ये ओरिजिन है और ये ऑब्जेक्ट है, u क्या है माइनस आर, क्यों, क्योंकि रेज राइट वर्स जा रही हैं तो लेफ्ट वर्स नेगेटिव है, ठीक है, तो ये माइनस आर इक्वल टू म्यू2 माइनस वन बाई आर, तो म्यू2 कितना है 4/3 माइनस म्यू1 कितना है 1, और आर की वैल्यू क्या आ रही है आर, मतलब ये वाला आर, तो वो प्लस आर आ जाएगा 2r, अरे आर ही तो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, तो मैग्नीट्यूड तो आर आएगा और प्लस का आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बस यहां से v निकाल लो, ठीक है। अब वो यही पूछ रहा है v, यहां से सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये तो प्लस 1/r हो गया, तो 4/3v इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, ये 1/3, तो 1/3r माइनस 1/r, तो ये हो गया कितना, यहाँ हो गया 3r, 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3, तो माइनस 2/3r, ये है 4/3v, 3 से कट गया 3, तो v की वैल्यू आ गई, और ये इससे कट गया 2, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई -2r। -2r का मतलब क्या हुआ, -2r का मतलब हुआ यहां से राइट वर्स पॉजिटिव था, -2r का मतलब यहां से 2r पीछे, ठीक है। तो सेंटर से कितनी दूर नजर आ रही है 3r दूरी पर नजर आ रही है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें पूछा कि उसको नाक सेंटर से कितनी दूर नजर आएगी, तो आंसर हो जाएगा 3r। समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आ गई क्या, चलो ठीक है, तो आज के लिए काफी है, बाकी सवाल कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।